नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा विनम्र रूप से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इतना समय लगा यहाँ तक वीडियो नेक्स्ट लेके आने में। और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई होगी कि पॉलिटी लेक्चर्स बंद हो गए, लेकिन अब यकीन मानिए कि पॉलिटी जो सीरीज थी वो बहुत जल्दी फिनिश करा के और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे हमारा फोकस रहेगा, उनको भी बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे। और उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बीच बीच में आते ही रहेंगे। तो दिल से हाथ जोड़ के विनम्र आप लोगों से रूप से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी फॉलोअर्स हैं सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं और आपका तहे दिल से आभार। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान समर्पित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिछला लेक्चर था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, और इस बार हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शेड्यूल नंबर 5 और 6 की बात करेंगे। तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 इनकी चर्चा होगी। इससे पहले शेड्यूल 1, 2, 3, 4 की बात हो चुकी है, जिसमें से हमने देखा था कि जो शेड्यूल 1 है वो बताता है कि स्टेट के नेम्स क्या हैं, यूटीज के नेम्स क्या हैं। शेड्यूल नंबर 2 जो है वो सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स बताता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीएजी की। उसके अलावा शेड्यूल 3 जो है वो बताता है कि कौन सी ओथ्स और अफर्मेशंस हैं जो कि एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं वेरियस मिनिस्टर्स को, एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या होती है और ओथ ऑफ ऑफिस क्या है, इन सब के बारे में उसमें विस्तार रूप से बताया गया है। उसके अलावा ये भी है कि शेड्यूल 3 में ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसका टेक्स्ट है, राइट। उसके बाद शेड्यूल 4 में चले थे हम लोग, जो कि बताता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्यसभा में है, उसमें किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा अलग अलग राज्यों से। अब बारी आती है अगले शेड्यूल जो कि है शेड्यूल नंबर 5, और आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो इसकी खासियत क्या है, देखिए ये जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस बताता है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। देखिए जो ये एसटीएज हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्राइब्स बहुत ज्यादा है, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। एंड ट्राइब्स को स्पेशल ट्रीटमेंट की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इनके कल्चर थोड़े से डिफरेंट है मेन स्ट्रीम इंडिया से। अब जैसे अगर ये देखा जाए कि अगर किसी भी वहां पे एक ऐसी ट्राइब है जिसके बारे में जिसकी परंपरा, जिसके ट्रेडिशंस कुछ ऐसे हैं कि अगर मदर इन लॉ यानी सास जो है वो विडो हो जाती हैं, फादर इन लॉ की मृत्यु हो जाती है, तो लड़के को मदर इन लॉ से शादी करनी पड़ेगी। मेन स्ट्रीम इंडिया में इसे इंसेस्ट के नाम से कहा जाएगा और इसे एक शर्मनाक घटना कही जाएगी, लेकिन वो ट्राइब्स की ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो ऐसी ही परंपराओं को बचाने के लिए, अब जैसे अगर मेन स्ट्रीम इंडिया में देखा जाए कि अगर ऐसा हो कि दूल्हे को जबरदस्ती दुल्हन को उठा के घर पे ले आके शादी करनी होती है, तो इंडिया में उसे किडनैप एंड रेप के चार्जेस लगेंगे मेन स्ट्रीम इंडिया में। लेकिन ट्राइबल्स में ऐसा परंपरा है, ऐसे ट्रेडिशंस है, तो वो चलता रहता है। इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को मार्क करना जरूरी है। तो देखिए इसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए जा रहे हैं एसटीएस के लिए, और ये एसटीएस कौन कौन से छोड़ के, अदर देन, देखिए अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये इनके अलावा और असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्योंकि ये कंप्लीटली ट्राइबल है ना, तो इनके लिए अलग से शेड्यूल नंबर 6 में ऐसा है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, तो वहां के जितने भी ट्राइबल्स हैं, वहां के जो भी ट्राइबल्स हैं, उनके लिए जो प्रोविजन है वो शेड्यूल नंबर 5 में है, यानी इन राज्यों को छोड़ के। अच्छा, ट्राइब्स होती क्या है, देखिए ट्राइब्स वो एबोरिजिनल्स हैं। एबोरिजिनल्स का मतलब ये हुआ कि जो शुरू से ही यहाँ पे रह रहे हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इस कंट्री के, है ना, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और ये मेन स्ट्रीम इंडियन से अलग है।
मेन स्ट्रीम इंडियंस का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग हैं, तो मेन स्ट्रीम की कल्चर में हम लोग घुल मिल गए हैं, रच बस गए हैं, तो हम लोग मेन स्ट्रीमर्स हो गए और ये यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं इनके मुकाबले। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए ट्राइबल्स किसी भी स्टेट में ज्यादा नंबर्स में है, इन चार को छोड़ के, ये जो चार असम मेघालय AMTM है ना, तो AMTM यानी कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनको छोड़ के जितने भी राज्यों में अगर ट्राइबल्स लार्जर एरियाज में हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसे एक शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया घोषित कर सकते हैं उस रीजन को, और उसके बाद वो चाहे तो उसका बाउंड्री को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या बाउंड्री चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर एक नया शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया भी बना सकते हैं। और ये इनको हेल्प करेंगे इसमें गवर्नर और गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नर और गवर्नमेंट इन दोनों की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है, मेनली गवर्नर, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, ये है प्रेसिडेंट की, लेकिन इसमें असिस्ट कौन करेंगे, गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा यहाँ ये पॉइंट देखिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उन्हीं के पास एडमिनिस्ट्रेशन का, इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण रूपतया पावर है, पूर्ण रूप से पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको किया कैसे जाता है, देखिए गवर्नर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। देखिए जो गवर्नर है ना, वो गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, वो प्रेसिडेंट को करेंगे। और उसके बाद ये मतलब एनुअली भी की जा सकती है, या फिर एज आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट, जैसा प्रेसिडेंट बोले कि मुझे नहीं, मुझे महीने में चाहिए, तो महीने में देनी पड़ेगी, हर महीने देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो काम है ये गवर्नर का है, रिपोर्ट सबमिट करना, और कितने ड्यूरेशन में सबमिशन है वो प्रेसिडेंट बताएंगे गवर्नर को। तो इस तरीके से ये काम चलता है। उसके अलावा यहां पे क्या होते हैं कि ट्राइब्स एडवाइजरी, स्पेलिंग गलत हो गई, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इसको सेटअप किया जाता है ना। अब ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है क्या, तो आइए जरा ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की अगर हम लोग बात कर लें तो समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। यहाँ पे क्या है, मतलब मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, यानी कि n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, n मेंबर्स हैं, तो इन n में से 3n/4 जो होंगे, यानी 3/4 इसके मेंबर्स, वो ट्राइबल MLAs होंगे, है ना, वो ट्राइबल MLAs होंगे। और उसके अलावा जो है वो बाकी के जो हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेंगे, रेस्ट गवर्नर अपॉइंटेड रहेंगे। इनको कौन अपॉइंट करने वाले हैं साहब, गवर्नर अपॉइंट करने वाले हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो TAC है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इसका काम क्या है। इसका काम है कि ये गवर्नर को एडवाइस करेंगे, जैसा कि नाम में ही है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, है ना। तो ये गवर्नर को एडवाइस देंगे, ठीक है, और इनके एडवाइस पे ही, है ना, इनके एडवाइस पे ही जो लॉ पास किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, इसका डिसीजन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, TAC द्वारा। यानी कि जो भी ये एडवाइस देंगे, इसी एडवाइस के बिहाफ पे लॉज पास किए जाएंगे, ठीक है। लॉज पास्ड बाय दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ताकि ट्राइब्स को बेनिफिट हो सके। क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक योजना लागू होती है, आप खुद सोच के देखिए कि एबोरिजिनल्स जो है, ट्राइब्स जो है, जो जंगलों में रह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम सड़क बनाएंगे, लेकिन जो सड़क आप बना रहे हैं वो जंगलों को काटते हुए जा रही है। इससे उनके नेचुरल रिसोर्सेस का, उनके प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है कि वो इसके अगेंस्ट में एडवाइस करे कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कच्ची सड़क से जोड़ दीजिए, आपको स्कूल तक पहुंचाना है ना, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देनी है, आप स्कूल से जोड़ दीजिए, आप स्कूल को जो है उनके कच्चे रास्ते से जोड़ दीजिए अभी के लिए। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आना चाहते
तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन का जो एक इनिशिएटिव है वो उनके बच्चों तक पहुंच तो पाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो लॉज है ना, ये लॉज किस चीज से डील करते हैं, मतलब कौन कौन से लॉज हो सकते हैं, किन डोमेन में हो सकते हैं, तो वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो इकोनॉमिक के अलावा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट नहीं होंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेनली यहाँ पे देखा जाता है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे सेल हो गया, या फिर ट्रांसफर हो गया, या फिर पैसे उधार पे देना, यानी कि मनी लेंडिंग हो गया, है ना, मनी लेंडिंग, किनको? ट्राइबल्स को। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या होता है, इस सब के लिए जो लॉज हैं वो इकोनॉमिक डोमेन में काम करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्केड्यूल 5th है वो क्या करता है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ये प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ये जो है प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स के पास अगर ये एक नया लॉ दिया जा रहा है कि ठीक है, ट्राइबल्स को भी एक रोजगार देने के तौर पे उनको भी एमएसएमई के तहत कुछ रोजगार के अवसर मिले, और वो भी अपने कुछ स्टार्टअप्स हुए या हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हुए उसको लेके आगे आना चाहें, तो बैंक्स को उन्हें लोन देना चाहिए, और लोन देना चाहिए मिनिमम इंटरेस्ट या 0 इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सब जो डिसीजन है, ये सारे जो लॉज हैं वो इसी के अंडर आते हैं, शेड्यूल नंबर 5th के अंडर। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। अगले पे बात करते हैं शेड्यूल 6। अब शेड्यूल 6 क्या है? देखिए, ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एवरी कस्टम ऑफ द ट्राइबल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक कस्टम को ट्राइबल लाइफ के प्रोटेक्ट करता है, और इसमें स्पेशल प्रोविजन है वही एएमटीएम जो बताया था आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन सारे के सारे दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस फॉर शेड्यूल ट्राइब एरिया। ठीक है, और वो शेड्यूल ट्राइब एरिया कहाँ कहाँ पे? एएमटीएम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो यार ट्राइबल्स को 2 कैटेगरी में हम लोग सब कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, कहने का मतलब। अब वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ऐसी ट्राइबल्स जिन्होंने चेंजेस जिनके अंदर आ चुके हैं, जिन्होंने चेंजेस एसिमिलेट कर लिए हैं अपने अंदर, एसिमिलेटेड चेंजेस, एंड उनके साथ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आने लग गई है, हैविंग सिमिलैरिटीज, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव से निकल के इन्होंने थोड़ा दुनिया भी देखी है, सिमिलैरिटीज विद मेन स्ट्रीम इंडिया। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इन्होंने चेंजेस अडॉप्ट किए हैं। तो एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरी हो गई कि जिन्होंने कोई चेंजेस नहीं आए हैं, नो सिमिलैरिटीज, इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज भी नहीं है विद मेन स्ट्रीम इंडिया, मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्राइबल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 मेन सब कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये काम क्या कर रहा है? एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है हर कस्टम ऑफ ट्राइबल लाइफ को, उसके अलावा ये इसके अंदर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज मैंने बताया इससे पहले, शेड्यूल 5 में हमने देखा था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, कि अगर कोई भी रीजन में बहुल्य क्षेत्र है, ट्राइब्स बहुल्य क्षेत्र है, या फिर हम बोलें कि जनजातियों का वहां पे रहना ज्यादा है, ज्यादा जनजातियां रहती हैं, ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं, तो फिर वहां पे उसको एक ट्राइबल एरिया घोषित किया जा सकता है, उसे उसका बाउंड्री चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उस एरिया को घटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, नया एरिया घोषित किया जा सकता है। तो ये सब कुछ प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। इससे पहले जो शेड्यूल 5 था वो था स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
और अभी है स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये इनके लिए अलग से क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ट्राइब्स हैं उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है मेन स्ट्रीम इंडिया से, इसीलिए इनके लिए अलग प्रोविजन देना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 5 में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात थी। यहाँ पे ऑटोनॉमी थोड़ी सी दी जाएगी और ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम दी जाएगी। और यहाँ पे जो वहां था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसका काम था सिर्फ एडवाइस करना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारी पावर्स आएंगी। देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए, ये जो एसटीए है इसको डिक्लेयर किया जा सकता है एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और उसके अलावा जो है एंड प्रोवाइड इट विथ डीसीज। इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ, ये डीसीज जो है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ में इसे क्या किया जा सकता है? प्रोवाइड किया जा सकता है ना। और अगर 30 मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 30 मेंबर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, तो फिर क्या होगा? 26 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे एंड 4 नॉमिनेटेड। इन्हें नॉमिनेट कौन करेंगे? ऑफ कोर्स गवर्नर करेंगे। देखिए, स्टेट मैटर है तो पावर किसके पास रहेगी? अपॉइंट करने की, नॉमिनेट करने की गवर्नर के पास रहेगी। उसके अलावा इस डीसी के पास में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल सारी की सारी पावर्स होने वाली हैं। ठीक है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, टू इम्प्लीमेंट, यानी इकोनॉमिक पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, इम्प्लीमेंट एंड लिवाई टैक्सेस। तो टैक्सेशन कैसे वहां पे होना है ये भी डिसाइड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ही करेंगे, है ना। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम यह है कि कुछ ट्रिब्यूनल्स जैसी बॉडी वो सेटअप करेंगे जिससे कि जुडिशियल मैटर्स को डील किया जा सके। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 टाइप की ट्राइबल्स हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट को ऐसे हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे ए और बी ये 2 ट्राइब्स हैं जिनकी मेजॉरिटी है ना, 2 ट्राइब्स। अब ऑब्वियसली ए के कस्टम्स, ए के ट्रेडिशंस बी वाले ट्राइब्स के ट्रेडिशन से अलग होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑटोनोमस रीजन ए एंड ऑटोनोमस रीजन बी। पहले क्या हो रहा था कि एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को मतलब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपॉइंट कर दे रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटोनोमस रीजन्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और यहाँ पे फिर रीजनल काउंसिल सेटअप होंगे। क्या सेटअप होंगे? रीजनल काउंसिल्स को सेटअप किया जाएगा। और ये जो रीजनल काउंसिल्स हैं इनका भी काम वही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन पावर्स, ये काम है इसका। ठीक है, तो यहां पे गवर्नेंस थोड़ा सा ऑटोनोमस करने के लिए, ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और ऐसा क्यों किया जा रहा है इस पे थोड़ा सा गौर देने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने ये डिसाइड किया और अपने एडवाइजर से पूछा। जो इनके एडवाइजर थे वो थे वेरियर एल्विन, और वेरियर एल्विन से इन्होंने पूछा कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आइए जिससे कि इन ट्राइबल्स को नुकसान ना पहुंचे और जो डेवलपमेंट हो वो ट्राइबल्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही हो, यानी इनको डिस्प्लेस ना होना पड़े, इनका नुकसान ज्यादा ना हो, तो प्लीज ऐसा आप कीजिए। और उसके अलावा हमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी देनी होगी। तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी शेड्यूल 5th एंड 6th में निकल के आती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि ये जो ट्राइबल्स हैं वो एक सेकंड रेट कॉपी ना बन जाए मेन स्ट्रीम इंडिया की। देखिए, ट्राइबल्स जो हैं वो उनके कस्टम्स अलग हैं। अब उनको अगर आप मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ ढालेंगे तो कहीं ना कहीं ये डर है कि वो मेन स्ट्रीम इंडिया की एक कार्बन कॉपी या हम बोले कि सेकंड रेट कॉपी बन के ना रह जाए। तो इसी वजह से अलग से प्रोविजंस है। एंड
रीजनल काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपको आई होप समझ में आया हो। इस पे डिफरेंस पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बना के ऑब्जेक्टिव। तो इसी के साथ ये शेड्यूल खत्म होते हैं। आगे के नेक्स्ट शेड्यूल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो कि हमने यहाँ पे एम्बेड कर दी है, आई बटन के साथ में आप देख सकते हैं, उसको भी देखिए। पूरे सीरीज वाइज सिक्वेंशियली लेक्चर्स इसमें बनाए गए हैं पॉलिटी के। देखिए, आपको मजा आएगा और शेयर कीजिए जितना हो सके यार, दिल खोल के शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।